नमस्कार। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी पेपर दूसरा द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत या इस पेपर के अंतर्गत आज हम प्रारूपण इस व्यवहारिक लेखन का अध्ययन करेंगे। प्रारूपण का अर्थ हिंदी प्रारूपण लेखन का मसौदा लेखन, आलेखन, प्रारूपण, प्रालेखन आदि के नाम से जाना जाता है। यह शब्द अंग्रेजी का ड्राफ्टिंग शब्द का पर्याय है। कार्यालयों में आवती पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयीन प्रश्नोत्तर का जो मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। सरकारी पत्राचार में प्रारूपण लेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय में जब किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय, मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे पहले उस पत्र का कच्चा रूप तैयार किया जाता है। पत्र का वह कच्चा रूप ही प्रारूपण कहलाता है। इस कच्चे प्रारूपण को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है और अधिकारी उसे स्वीकृति देता है तो फिर संबद्ध संस्था को वह पत्र अंतिम रूप में टंकित कर के भिजवा दिया जाता है। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन, आलेखन तथा प्रारूप लेखन आदि नामों से जाना जाता है। सामान्य अर्थों में प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के रूप प्रारूपण तैयार करने से है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। प्रारूप आवश्यकता अनुसार लिपिक से लेकर उच्चतम अधिकारी किसी को भी तैयार करना पड़ सकता है। प्रारूपण के दो अंग होते हैं, प्रारंभिक आरोपण, उच्चतर प्रारूपण। प्रारंभिक प्रारूपण, इस प्रारूपण में आवेदन पत्र, स्मरण पत्र, पृष्ठांकन, दौरा, कार्यक्रम, अर्ध सरकारी पत्र, अंतरिम उत्तर, कार्यालय आदेश आदि आते हैं। उच्चतर प्रारूपण, इस प्रारूपण में कार्यालय ज्ञापन, संकल्पन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना आदि आते हैं। प्रारूप लेखन की विधि। प्रारूप लेखन से पहले प्रारूप लेखन वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिस पत्र का प्रारूपण लिखने जा रहा है उस पत्र के विषय से संबंधित सभी समस्याओं, नियमों एवं पूर्व परंपराओं की उसे भली प्रकार समझ हो। एक प्रारूप के निम्नलिखित भाग होते हैं। प्रारंभिक भाग, सबसे ऊपर पत्र की क्रम संख्या का उल्लेख किया जाता है। क्रम संख्या के ठीक नीचे भारत सरकार का मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। इसके बाद नीचे प्रेषक अर्थात भेजने वाले का पद तथा नाम पता लिखा जाता है। इसके बाद सेवा में लिखकर उस व्यक्ति का नाम, पद तथा पता लिखा जाता है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। इसके बाद पत्र का मुख्य विषय शिष्य के अंतर्गत लिखा जाता है ताकि पत्र पढ़ने वाला विषय को देखकर ही अनुमान लगा ले कि पत्र में क्या बात कही जा रही है। विषय के बाद किसी न किसी संबोधन के साथ पत्र प्रारंभ किया जाता है। सरकारी पत्रों में प्रायः महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार सरकारी पत्र के प्रारूप का प्रारंभिक भाग पूरा हो जाता है। भाग 2, पत्र के मध्य भाग को आरंभ करते समय यह देखना चाहिए कि पत्र किसी व्यक्ति या मंत्रालय को पहली बार भेजा जा रहा है या किसी पत्र के उत्तर में भेजा जा रहा है। यदि पत्र किसी पत्र के उत्तर के रूप में लिखा जा रहा है तो निश्चित ही इस पत्र का आरंभ करते समय उस पत्र का हवाला, संख्या, दिनांक आदि संदर्भ के रूप में देना आवश्यक होता है। यदि प्रारूप बड़ा है तथा कई अनुच्छेदों में पूरा होता है तो पहले अनुच्छेद को छोड़कर शेष अनुच्छेदों पर संख्या डाल देनी चाहिए। यदि मसौदा लेखक चाहे तो अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए नियमों का उपनियमों या किसी उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को उद्धृत करना चाहता है तो वह कर सकता है। अंतिम भाग, सरकारी पत्रों की समाप्ति प्रायः बहुदीय
आपका स्वनिर्देश के द्वारा ही की जाती है। स्वनिर्देश शब्द के नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है तथा हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम तथा पद कोष्ठ में लिखा जाता है। यदि आवश्यकता हो कि पत्र के साथ कुछ अन्य पत्रों की प्रतियां, परिपत्र या अन्य कोई कागजात भेजे जाने हैं तो पत्र के एकदम नीचे बाईं ओर संलग्न शब्द लिखकर संलग्न किए गए पत्रों की संख्या लिख दी जाती है। मूल पत्र तो किसी एक अधिकारी या एक व्यक्ति को भेजा जाता है, परंतु उसकी प्रतियां यदि सूचना के लिए किसी दूसरे मंत्रालय विभाग के अधिकारियों के पास भेजी जानी हो तो उनके नाम एवं पदों को पत्र के नीचे दाईं ओर लिख दिया जाता है। इससे उस व्यक्ति को जिसके पास मूल पत्र भेजा गया है उसे यह पता चलता है कि इस पत्र की प्रतियां कहाँ कहाँ भिजवाई गई। इसके बाद पत्रकार पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन में पत्र की संख्या, दिनांक आदि को लिखकर अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद आदि का हवाला दिया जाता है। पृष्ठांकन तभी किया जाता है जब पत्र की प्रतिलिपियां किसी को भेजी जानी है। यदि प्रतिलिपि नहीं भेजी जानी है तो फिर पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती। प्रारूपण की विशेषताएं। एक अच्छे प्रारूपण की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। संक्षिप्तता। प्रारूपों में सबसे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त में रूप में कहा जाना चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश लंबा मसौदा भी लिखना पड़ता है तो पूरा मसौदा लिखने के बाद उनको सार रूप में फिर से कह देना उचित होता है। शुद्ध एवं सही। जिस सरकारी पत्र मसौदा तैयार किया जा रहा है वह पूरी तरह से सही होना चाहिए। यह कोई भी भूल जैसे संदर्भ, दिनांक, स्थान, क्रमांक आदि से संबंधित नहीं होने चाहिए। शुद्धता प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण होता है। पूर्णता। मसौदा स्वतः पूर्ण होना चाहिए, उसमें समस्त सूचनाएं आ जानी चाहिए और कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए। साथ ही जो भी तथ्य, सूचनाएं, संदर्भ यदि दिए जा रहे हैं वह सब अपने आप में पूर्ण होने चाहिए, जिससे कि बाद में कोई दूसरा अधिकारी आकर उस पत्र को पढ़ना चाहे तो उसे भी सरकारी जानकारी प्राप्त हो सके। तथ्यपरकता। प्रारूप में जो कुछ भी लिखा जाता है वो पूर्णता तथ्यपरक होना चाहिए। यह अभिधात्मक शैली में होना चाहिए। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, इसलिए उनमें अनेकार्थी संरचनाओं का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ भी कहना हो वह तथ्यों पर आधारित एवं प्रामाणिक होना चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग। प्रारूप लेखन में औपचारिक पत्र उनको तैयार किया जाता है। इन पत्रों की भाषा शिष्ट, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मांग को स्वीकार न किया जाना हो तो भी स्वीकृति विनम्र और शिष्ट भाषा में ही दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप का भी इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सही लेखन। किसी भी दस्तावेज के लिए सही लेखन आवश्यक है। उसमें निम्न गुण होने चाहिए। शुद्धता की दृष्टि से इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द रचना और वाक्य विन्यास सही हो, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की वर्तनी और व्याकरणागत अशुद्धियां न हो। शीर्षक। किसी भी लेखन में शीर्षक का होना अति आवश्यक होता है। शीर्षक ऐसा होना किसी भी लेखन में सारांश के साथ उसका शीर्षक होना आवश्यक है। उससे संपूर्ण विवरण का पता चलता है। यह संक्षेप में होना चाहिए और इसकी भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए, जिससे सभी को आसानी से समझ में आ सके। इससे बेशक वर्तनी हस्तलेखन और विराम चिन्ह भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब इस बारे में अपने विचारों को एकत्रित कर एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें
किस बारे में लिखना चाहिए तो वे उसी समय यांत्रिक कौशल का प्रयोग करना उचित होता है। अनुभाग, किसी भी प्रारूपण में अनुभाग का बहुत महत्व है। अनुभाग ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वह 5 से ज़्यादा भागों में विभाजित नहीं होना चाहिए। अनुभाग स्पष्ट होना चाहिए। सभी अनुभाग में खंड एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। इसमें विराम चिन्हों को सही स्थान पर प्रयोग किया जाना आवश्यक है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इससे उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग उसको आकर्षक बनाता है। वाक्य को ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वाक्य सरल होना चाहिए जिससे सभी को समझ में आ सके। वाक्य में व्याकरण का सही प्रयोग होना चाहिए। वाक्य सारांश से संबंधित होना चाहिए। वाक्य लिखते समय मात्रा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पैराग्राफ बदलते रहना चाहिए। इसमें निम्न को ध्यान में रखना चाहिए। व्याकरण वर्तनी विराम चिन्हों का उपयोग विचारों की सुसंगतता और स्पष्टता, पैराग्राफ के बीच सामंजस्य, शब्द हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पाठकों को समझ में आ जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कठिन हो और जिसका मतलब निकालना पड़े। कभी भी इसे लोकांतिकता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रारूपण के लिए आयोजन। उद्देश्य, प्रारूपण तैयार करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करें, अर्थात यह किस लिए बनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यों के लिए प्रारूपण अलग अलग होता है तथा उसमें कानूनी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे विधेयक के लिए अलग प्रारूपण, भाग के लिए अलग प्रारूपण तैयार किया जाता है। सही ढांचा, किसी भी दस्तावेज को तैयार करने से पहले उसका ढांचा तैयार कर लेना आवश्यक होता है। उसी के अनुसार प्रारूपण को तैयार किया जाता है। यदि उसमें कुछ कमियां होती है तो वही पर सुधार कर लिया जाता है। ढांचा अगर अच्छा होता है तो प्रारूपण भी अच्छा बनता है और उसका प्रभाव पड़ता है। सभी सामग्री को भाग, उपखंड आदि में विभाजित कर लेना चाहिए तथा इसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सही ढांचा वह पहला तत्व है जिसे लिखने के समय ध्यान में रखना चाहिए और यह पाठक के निर्माण के लिए पहला दृष्टिकोण तैयार करता है। योजना बनाते समय सबसे पहली चीज़ वह है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए, वह है संभाला जाने वाला विषय और वह दृष्टिकोण जिससे वह व्यवहार में प्रयोग किया जाएगा। यह उस सामग्री को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जिसे संभाला जाता है। इसके अलावा लिखने का उद्देश्य क्या है इस पर भी निर्भर करता है कि इसका संकेत क्या है। क्रम का किसी भी दस्तावेज से बहुत महत्व होता है। अगर कोई सामग्री सही क्रम में नहीं है तो यह उपयोगी नहीं होती। सामग्री को क्रम अनुसार व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। इसको एक तर्कसंगत रूप में होना चाहिए। दस्तावेजों को अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त और क्रम अनुसार होना चाहिए। उसमें अतिशोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। इसमें मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए और उसके बाद क्रम से सारी बातें एक क्रम में स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। यह अपने आप में संपूर्ण हो, अपूरा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि सरकारी पत्राचार में जब किसी मामले में टिप्पणी के माध्यम से विचार कर कोई निर्णय ले लिया जाता है और उस निर्णय से संबद्ध व्यक्ति या संस्था को उसकी सूचना देनी होती है तो उस पत्र का एक अच्छा प्रारूप अनुमोदन के लिए अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि अधिकारी कोई संशोधन सुझाता है तो उसमें संशोधन भी कर लिया जाता है। अंत में अधिकारी द्वारा अनुमोदित मसौदे की स्वच्छ टंकित प्रति
अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर संबंधित संस्था या कार्यालय या व्यक्ति को भिजवा दी जाती है। प्रारूप की प्रक्रिया सदैव विषय और पत्राचार के रूप पर निर्भर करती है। पत्राचार के प्रकार का निश्चय हो जाने पर उसके अनुसार ढांचा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए परिपत्र का प्रारूप अलग ढंग का होता है और प्रेस विज्ञप्ति का अलग ढंग का। इसके बाद विषय को पूर्ण तरह समझकर ज्ञात सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, फिर उन्हें क्रमबद्ध करके मसौदे के रूप में प्रारूप में समझते हैं। अतः मसौदा लिखने के लिए एक कुशल एवं प्रशिक्षित अधिकारी की आवश्यकता होती है। आशा है छात्रों आपको प्रारूपण संबंधी जो जानकारी दी गई है वो आपको समझी होगी। इस संदर्भ में जो चर्चा की है, जो हमने अध्ययन किया है प्रारूपण संबंधी, आपको समझा होगा। धन्यवाद।